मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वैसे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि आपके पेपर के लिए और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा इंट्रो वगैरह में, चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे। तो जागीरदारी संकट जो है मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख आर्थिक कारणों में से एक था और इसको प्रतिपादित करने वाले जो प्रथम इतिहासकार थे वह सतीश चंद्र। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, सतीश चंद्र। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था। राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा दिया गया था, तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और अगर रही बात कि इनको ये जो उपाधि है वो क्यों मिला, तो राम मोहन राय दिल्ली के जो ये सम्राट थे यानी कि अकबर द्वितीय थे, इनकी पेंशन से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए राम मोहन राय जो है वो इंग्लैंड गए हुए थे, तब जाकर के उन्होंने यानी अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और रही बात इनके समय के यानी कि इनके जो शासनकाल का, वो 1806 से, याद रखिएगा 1806 से 1837 तक इनका समय रहा। राइट, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरीज अधिक सक्रिय थी। भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरीज जो थे वो अधिक सक्रिय थे। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक बंगाल और असम में जो कि ये काफ़ी सक्रिय थे, तो सही आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो देखिए, आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण किया गया था अजीजुद्दीन के द्वारा। अजीजुद्दीन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अजीजुद्दीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। उर्दू भाषा को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, वो कौन थे। तो वो शासक थे मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह को हम लोग जानते हैं कि रंगीला बादशाह के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि अपने आनंद प्रेमी रवैये के कारण इनको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के डेली क्वेश्चंस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली बेसिस पे इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि एक युद्ध दिया गया और दूसरी तरफ उनके द्वारा संबंधित जो संधियाँ हैं किसके द्वारा समापन हुआ, तो वो हम देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में, तो पूरे इतिहास में 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे, जो कि हम पहला 1746 से 1748 जानते हैं, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक हुआ था, और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक होता है। और तीसरा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। राइट, तो पहला जो कर्नाटक युद्ध था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका समापन हुआ था एलासापल के संधि के द्वारा। एलासापल के संधि यानी फर्स्ट का 4 के साथ। तो फर्स्ट का 4 कहाँ पर मिल रहा है, तो एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि ऑप्शन हम सी में देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन जो हुआ था वो पेरिस के संधि के द्वारा, यानी यहाँ पे सी का फर्स्ट के साथ मिलेगा। सी का फर्स्ट यहाँ पे मिल रहा है। और उसी तरह से तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो पांडिचेरी के संधि के द्वारा समापन हुआ, तो यहाँ पे हम देखेंगे बी का 3 के साथ। और प्रथम मैसूर युद्ध में जिसमें ब्रिटिश की हार हुई थी, तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। राइट, चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन नील जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी था क्या। तो देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत जो पुर्तगाली थे वो चाहते थे कि इस रणनीति के तहत पुर्तगाल को समुद्री क्षेत्र में एक शक्तिशाली जो कि राष्ट्र के रूप में बनाना। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा, ये योजना जो स्टार्ट किया गया था ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ब्लू वाटर पॉलिसी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था,
तो पुर्तगालियों ने बनाया था, ऑप्शन ए होगा, पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सा था? तो हुगली, यहाँ पे हुगली सही होगा, सी। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो यहाँ पे होगा पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना है कि वास्तविक जो संस्थापक है वो मानते हैं हम लोग यहाँ पे अल्बुकर्क को, ठीक है, अल्बुकर्क को, ऑप्शन बी होगा। पहला जो कि वायसराय के रूप में तो अल्मेडा आया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में हम लोग अल्बुकर्क को मानते हैं, जो कि बाद में ये बना था। जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो देखिए, प्रथम वायसराय के रूप में हम जानते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, जो कि 1505 में ये पहले पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया था। और उसके बाद अल्बुकर्क जो था वो अल्बुकर्क नए वायसराय के रूप में 1509 में ये भारत आया, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? तो ये कोचिन में निर्मित किया गया था, कोचिन में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? 1613 में, जो कि जहांगीर ने ये अनुमति प्रदान की थी, तो कहाँ पर? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सूरत में, ठीक है, सूरत में करेक्ट होगा, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो देखिए, वही बात आ जाता है घूम करके कि पहला अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था सूरत में, तो बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो अभी जस्ट ऊपर हमने देखा था कि 1613 में ये अनुमति मिली थी जहांगीर के समय में, तो ऑप्शन बी हो जाता है सही आंसर। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण करा था? तो सबसे पहले इसमें निर्माण अगर हम देखें तो ऑप्शन बी होगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसकी स्थापना करीब हो जाता है 1639-40 में, ठीक है, 1639-40 में सबसे पहला होता है, ये याद रखिएगा। और इसमें एक और पूछा जाता है जैसे फोर्ट विलियम की स्थापना कब की गई थी? तो 1800 ईस्वी में की गई थी, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम वीवीआई है, इसको याद रखेंगे कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय के बारे में आप जानते ही हैं। जब बक्सर का युद्ध कंप्लीट हुआ था 1764 में, उसके बाद इलाहाबाद की एक संधि होती है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद के संधि में, यानी इलाहाबाद में कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना देने के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा के निजामत कार्यों का अधिकार दिया गया। इन कार्यों में सैन्य रक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन शामिल थे। इसके अलावा कंपनी को कोरा और इलाहाबाद के जिले को भी शाह आलम द्वितीय के लिए सुरक्षित रखना था। तो ये चीज़ बस ये आपको याद रखना है कि शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान की थी, और इसमें शामिल कौन था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा, तीन राज्यों की कह सकते हैं कि दीवानी प्रदान की गई थे, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो कि उन्हें एक अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकते थे, मतलब कि अपनी ओर कर सकते थे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों के तीनों करेक्ट होगा, इसलिए उपरोक्त तीनों यहाँ पे सही है। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिली थी। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में कौन सा कारण नहीं था? तो मुगलों एवं अंग्रेजों का पारस्परिक संबंध का कोई यहाँ पे मेलजोल नहीं होता है इस जीत में अंग्रेजों के, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा।
अगला है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली या फिर सॉली यहाँ पे लिखा गया, तो स्वाली के स्थान पर हराया था। अंग्रेज अधिकारी को पुर्तगालियों, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था, तो थॉमस बेस्ट। ठीक है, थॉमस बेस्ट यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो ये स्वाली आप देख रहे हैं, सॉली स्वाली, तो ये स्वाली जो है नौसैनिक युद्ध था जिसे स्वाली का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये 29 से 30 नवंबर, ठीक है, 29 से 30 नवंबर 1612 को ये होता है। गुजरात बोल रहा हूँ, सूरत के समीप एक गाँव था जिसका नाम था स्वाली। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी। एक प्रकार का कर था, 1717 में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी, तो अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दे दी गई थी, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी, राजकुमार सुजा ने। ठीक है, राजकुमार सुजा ने, ऑप्शन बी। वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला, तो सबसे पहले ये याद रखेंगे कि वेदरा का युद्ध जो है वो हुआ कब था, तो ये भी आपका नवंबर में होता है, नवंबर 1759 को होता है। ठीक है, 1759 को होता है। और ये युद्ध किसके बीच होता है, अंग्रेजों और डचों के विरुद्ध। ठीक है, अंग्रेजी शक्ति ने डचों को यहाँ पर खदेड़ डाला भारत से, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। राइट, नेक्स्ट देखिए क्या कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी, मद्रास के अंदर, मद्रास के अंदर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, अगला सवाल है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष प्राप्त किया था। मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष प्राप्त किया था, तो 1639 में, 1639 में। भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था, तो कुलबर्ट को माना जाता है। ठीक है, कुलबर्ट, ऑप्शन ए, कुलबर्ट को। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान, निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था, तो ये लगाया गया था सूरत में, ध्यान दीजिएगा, सूरत में। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, और ये था डुप्ले। ठीक है, डुप्ले, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की रेगुलर वीडियो को देखने के लिए। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्यों। फ्रांसीसी जो है वो दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि इसका सीधा सा कारण था कि अंग्रेज़ों की फ़ौज शक्तिशाली थी। ठीक है, अंग्रेज़ों की फ़ौज जो कि शक्तिशाली थी, इस वजह से उन्होंने दक्कन में शक्ति अपना स्थापित नहीं कर सके। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो ऊपर में हमने देखा था, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि कुलबर्ट। ठीक है, कुलबर्ट करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल की गई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, 1664 में। ठीक है, 1664 में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो कर्नाटक युद्ध तीनों हमने डिस्कस किया। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न ये है कि आप नीचे कमेंट करके ये बताइए कि तीनों कर्नाटक युद्ध कब कब हुए थे। ठीक है, तीनों के बारे में आपको बताना है। देखते हैं यहाँ तक वीडियो को कौन देख रहा है, और जो सबसे अच्छा आंसर करेंगे उनके हम कमेंट को पिन कर देंगे, सबसे ऊपर में देखिएगा। तो बताइए प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो ऑप्शन डी होगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अभिग्रहण। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाता है करेक्ट आंसर। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया, तो फ्रेंच के भाग का निर्णय कर दिया था, और वो युद्ध था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में होता है, 1760 में तमिलनाडु में ये वांडीवास पड़ता है, इसे याद रखिएगा।
22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच होता है और इसमें अंग्रेज़ों ने फ्रेंच के भाग का निर्णय कर दिया था। अब यहाँ पे दो प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व की कांटी डी लाली होता है, ठीक है, लाली आप याद रखो बस, लाली फ्रांसीसी सेना का। और अंग्रेजी सेना की हम बात करें तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कुट, ठीक है, सर आयर कुट, ठीक है, ये कर रहे थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा और वांडीवास तमिलनाडु में पड़ता था। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो सही आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन सी 1839 में। बात चाय की आ रही है तो अब हम चले चाय पीने। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।